नमस्कार दोस्तों, अपराध का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। इस कटु सत्य को सब जानते भी हैं और मानते भी हैं। इसलिए माफियाओं की मौत पर लोगों का कोई खास रिएक्शन नहीं आता। लेकिन अपराध की काली दुनिया में एक मौत ऐसी भी हुई जिसने उत्तर प्रदेश के राजनीतिक और सामाजिक हलके में कोहराम मचा दिया। ये मौत थी 44 साल तक यूपी का खौफ रहे अतीक अहमद की। अतीक की मौत जिस हालात और मौके पर हुई, उससे कई सवाल खड़े हो गए और आज भी वो सवाल अपने जवाब की तलाश में है। अतीक अहमद 44 साल का सफर और आखिरी 44 सेकंड की इस खास पेशकश में हम उन्हीं सवालों के कुछ पहलुओं से रूबरू होंगे। आप बने रहिए क्राइम कांड के साथ। चैप्टर 1। 15 अप्रैल 2023 प्रयागराज की रात। सड़क पर पुलिस की गाड़ियां थी, कैमरे मौजूद थे, पत्रकार सवाल पूछ रहे थे और पुलिस की सुरक्षा के बीच दो भाई अस्पताल ले जाए जा रहे थे। एक था अतीक अहमद और दूसरा था अशरफ। दोनों के हाथों में हथकड़ियां थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ सेकंड में कैमरे के सामने एक ऐसा दृश्य होने वाला है जिसे पूरा देश लाइव देखेगा। अतीक पत्रकारों के सवाल का जवाब देने ही वाला था, तभी अचानक गोलियों की आवाज गूंजी और कुछ ही पलों में अतीक और अशरफ जमीन पर गिर चुके थे। 3 हमलावरों ने पुलिस और मीडिया की मौजूदगी में दोनों की हत्या कर दी। लेकिन सवाल सिर्फ यह नहीं था कि अतीक को किसने मारा। सवाल यह भी था, एक ऐसा व्यक्ति जिसके आसपास पुलिस कर्मियों की सुरक्षा थी, उस तक हमलावर पहुंचे कैसे? क्या यह अचानक हुआ मामला था? क्या यह अचानक हुआ हमला था? क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? और सबसे बड़ा सवाल, जिस आदमी ने दशकों तक अपराध और राजनीति की दुनिया में अपना प्रभाव बनाया, उसकी कहानी का अंत इतना अचानक कैसे हो गया? इन सवालों के जवाब के लिए समय चक्र को पीछे की ओर मोड़ते हैं। चैप्टर 2। प्रयागराज की गलियों से शुरुआत। अतीक अहमद का नाम उत्तर प्रदेश की अपराध और राजनीति की दुनिया में कई दशकों तक चर्चा में रहा। उस दौर में जब प्रयागराज को इलाहाबाद कहा जाता था, यहीं से अतीक का आपराधिक प्रभाव बढ़ना शुरू हुआ। धीरे धीरे उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज होते गए, नाम बढ़ता गया, प्रभाव बढ़ता गया और फिर अतीक ने सिर्फ अपराध की दुनिया में रहने के बजाय राजनीति की तरफ भी कदम बढ़ाया। यही वह मोड़ था जहां एक अपराधी छवि वाला व्यक्ति चुनावी राजनीति में दिखाई देने लगा। वह विधायक बना, बाद में लोकसभा तक पहुंचा। यानी एक तरफ उसके खिलाफ आपराधिक मामले चर्चा में थे और दूसरी तरफ वह लोकतांत्रिक राजनीति का हिस्सा बन चुका था। दरअसल अतीक ने सत्ता और सत्ताधारियों को शतरंज के मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। क्या मायावती, क्या मुलायम और क्या अखिलेश, सबको ताश के पत्तों की तरह फेंट कर रख दिया। यह सब अतीक के आतंक के रथ के सारथी बनकर रह गए। यही विरोधाभास अतीक की कहानी को इतना अलग बनाता है। एक तरफ सियासत, दूसरी तरफ अपराध के आरोप। समय के साथ उसका प्रभाव प्रयागराज और आसपास के इलाकों में बढ़ता गया। दरअसल ये अतीक की अपनी शैली थी जिसे उसने खूब परवान चढ़ाया। सत्ता का इस्तेमाल वो अपने खौफ को कायम रखने के लिए करता था। आम लोगों के बीच वो इसमें कामयाब भी रहा। लेकिन अतीक जब औकात से बाहर निकला तब फंस गया, और ऐसा फंसा कि कब्र में दफन होने के बाद ही मुक्त हो पाया। चैप्टर 3। राजूपाल हत्याकांड। साल 2004 प्रयागराज पश्चिम विधानसभा सीट पर चुनाव हुआ। अतीक अहमद लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंच चुका था। उसके भाई अशरफ ने विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव में राजूपाल ने अशरफ को हरा दिया। इसके कुछ ही महीनों बाद राजूपाल की हत्या कर दी गई। यह मामला उत्तर प्रदेश की राजनीति और अपराध की सबसे चर्चित घटनाओं में शामिल हो गया। अतीक और अशरफ पर इस मामले में गंभीर आरोप लगे। मामला अदालत तक पहुंचा और वर्षों बाद यह केस अतीक की कहानी से जुड़ा रहा। फिर आया उमेश पाल। उमेश पाल राजूपाल हत्याकांड में प्रमुख गवाह थे और यहीं से कहानी एक बार फिर बदलने वाली थी। राजूपाल की वजह से फंसे अतीक ने घटना के एकमात्र गवाह रहे उमेश पाल को भी निपटा दिया, लेकिन यह पाल अतीक का काल बन गया। चैप्टर 4। 24 फरवरी 2023 प्रयागराज। उमेश पाल अपने घर से बाहर पहुंचे और तभी हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया। फायरिंग हुई,
बम फेंके गए। उमेश पाल और उनके सुरक्षा कर्मियों को निशाना बना गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई और कुछ ही समय में यह वीडियो देश भर में चर्चा का विषय बन गया। जांच शुरू हुई। पुलिस ने कई आरोपियों की पहचान की और शक की दिशा एक बार फिर अतीक अहमद के नेटवर्क की तरफ गई। अतीक उस समय गुजरात की साबरमती जेल में बंद था, लेकिन पुलिस की जांच में उनके परिवार और कथित सहयोगियों के नाम सामने आने लगे। अतीक ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया, लेकिन पुलिस के लिए यह मामला बेहद गंभीर था। अब अतीक को प्रयागराज लाया जाना था और यहीं से शुरू होती है उसकी जिंदगी की आखिरी यात्रा। चैप्टर 5, साबरमती जेल से प्रयागराज। अतीक को गुजरात की साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश लाया गया। पुलिस का काफिला सड़क पर आगे बढ़ रहा था। कैमरे हर जगह थे। मीडिया लगातार अतीक की गतिविधियों पर नजर रख रहा था, क्योंकि यह सिर्फ एक आरोपी को एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने की खबर नहीं थी। यह उस व्यक्ति की वापसी थी जिसका नाम प्रयागराज की अपराध और राजनीति की कई बड़ी कहानियों से जुड़ा रहा था। अतीक को अदालत में पेश किया गया, पूछताछ हुई और फिर उसे पुलिस कस्टडी में रखा गया। लेकिन इस पूरी कहानी के बीच एक और खबर सामने आई, उसका बेटा असद। चैप्टर 6, बेटे असद की मौत। 13 अप्रैल 2023, झांसी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बताया कि उमेश पाल हत्याकांड में वांछित अतीक का बेटा असद और उसका सहयोगी गुलाम पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। पुलिस ने इसे इनकाउंटर बताया। बाद में इस मुठभेड़ की न्यायिक जांच हुई। 2024 में विधानसभा में पेश रिपोर्ट के अनुसार जांच आयोग ने पुलिस कार्रवाई को आत्मरक्षा के संदर्भ में वास्तविक माना और पुलिस कर्मियों के ओर से दुर्भावना या साजिश नहीं पाई गई। लेकिन उस समय अतीक के लिए यह खबर बेहद बड़ी थी। एक पिता का बेटा मारा गया था और उसी समय अतीक खुद पुलिस कस्टडी में था। कुछ ही घंटों बाद उसने अपने बेटे के अंतिम संस्कार की खबर सुनी। असद की मौत के बाद अतीक की कहानी और भी ज्यादा चर्चा में आ गई, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि असद की मौत के सिर्फ 2 दिन बाद अतीक की कहानी भी खत्म होने वाली थी। चैप्टर 7, आखिरी 48 घंटे। 15 अप्रैल 2023, अतीक और अशरफ को मेडिकल जांच के लिए ले जाया जाना था और फिर वह रात आई। अतीक और अशरफ को पुलिस वाहन से अस्पताल लाया गया। पुलिसकर्मी दोनों को घेरे हुए थे। मीडिया पहले से वहां मौजूद था। कैमरे लगातार रिकॉर्ड कर रहे थे। अतीक को देखकर पत्रकार सवाल पूछने लगे। एक सवाल, फिर दूसरा सवाल। अतीक जवाब देने लगा। उसके साथ अशरफ भी था। दोनों पुलिस के घेरे में थे। तभी 3 हमलावर पत्रकारों की तरफ वहां पहुंचे और नजदीक से गोलीबारी शुरू कर दी। हमला कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। अतीक और अशरफ दोनों की मौके पर मौत हो गई। एक पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल हुआ। पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनकी पहचान लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य के रूप में हुई। पूरी घटना इतनी तेजी से हुई कि वहां मौजूद लोगों को संभालने तक का मौका नहीं मिला और सबसे हैरान करने वाली बात, यह सब पुलिस और मीडिया के सामने हुआ। चैप्टर 9, हमले के तुरंत बाद तीनों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने पूछताछ में अतीक और अशरफ की हत्या करने और प्रसिद्धि पाने की बात कही थी। लेकिन ध्यान रखिए, पुलिस द्वारा पूछताछ में कही गई बातें और अदालत में अंतिम रूप में साबित तथ्य एक ही चीज नहीं होते। इसलिए इस घटना को समझते समय हमें आधिकारिक जांच और न्यायिक प्रक्रिया को अलग अलग देखना चाहिए। तीनों आरोपी मौके से पकड़े गए, हथियार बरामद किए गए और जांच शुरू हुई। लेकिन अब एक और सवाल सामने था। इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद हमलावरों ने अतीक तक पहुंचकर गोली कैसे चला दी? चैप्टर 10, सबसे बड़ा सवाल, सुरक्षा में चूक। घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल पुलिस सुरक्षा को लेकर उठा। अतीक और अशरफ पुलिस कस्टडी में थे। उनके आसपास पुलिसकर्मी थे। मीडिया मौजूद था। फिर 3 हमलावर इतने करीब कैसे पहुंचे? घटना के बाद पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई और सुरक्षा व्यवस्था की जांच शुरू हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले की जांच के लिए न्यायिक आयोग बनाया। बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी इस घटना को लेकर सवाल उठे। एक सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल पूछा कि इतने सुरक्षा घेरे के बावजूद हमलावर वहां तक कैसे पहुंचे। लेकिन बाद में गठित न्यायिक आयोग की रिपोर्ट ने पुलिस की लापरवाही या पूर्व नियोजित साजिश को नहीं माना। 15 अप्रैल 2023 की वो रात, जब भारी पुलिस सुरक्षा और लाइव मीडिया कैमरों के सामने
माफिया अतीक अहमद और उसके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लेकिन इस मर्डर ने पीछे छोड़ दिए कई बड़े सवाल। पहला सवाल, अतीक और अशरफ कोई आम कैदी नहीं थे, उन्हें जान का खतरा था। फिर भी रात के 10:30 बजे बिना किसी पुख्ता सुरक्षा घेरे के उन्हें खुले में पैदल अस्पताल क्यों ले जाया गया? और हमलावरों के गोली चलाने पर पुलिस ने जवाबी फायरिंग क्यों नहीं की? सवाल, शूटरों का असली आका कौन? सवाल, मर्डर करने वाले तीनों लड़के बेहद साधारण बैकग्राउंड के थे, तो फिर उनके पास लाखों रुपए की प्रतिबंधित विदेशी जिगाना पिस्तौलें कहां से आई? क्या वे सिर्फ मोहरे थे? और इस पूरी साजिश का असली मास्टरमाइंड कौन था? सवाल 3, राज या साजिश? तीसरा सवाल, अतीक 5 बार विधायक और सांसद रहा था, क्या उसका मुंह बंद करने के लिए यह हत्या कराई गई ताकि अपराध और राजनीति के बड़े सफेद पोशों के नाम कभी सामने ना आ सके? आपकी क्या राय है? कमेंट करें। न्यायिक जांच आयोग ने पुलिस को क्लीन चिट दे दी है, लेकिन यह सवाल आज भी कायम है। आपको क्या लगता है, क्या यह कोई बड़ी साजिश थी? अतीक तो चला गया, लेकिन अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया। जिस अतीक के आतंक से पूरा उत्तर प्रदेश पनाह मांगता था, उसे 3 नौसिखिये ने पुलिस के सामने ढेर कर दिया। बात केवल इतनी सी ही है या मामला कुछ और है? क्राइम कांड 24 पर फाइनल चैप्टर। लेकिन सवाल आज भी जिंदा है। अतीक की मौत के बाद कई सवाल उठे। क्या सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त थी? हमलावर वहां तक कैसे पहुंचे? क्या हमला अचानक था? क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी? और क्या जांच ने हर सवाल का जवाब दिया? 2024 में विधानसभा में पेश न्यायिक आयोग की रिपोर्ट ने कहा कि इस हत्या को पुलिस की लापरवाही या राज्य पुलिस द्वारा रची गई पूर्व नियोजित साजिश नहीं माना जा सकता। लेकिन किसी भी बड़े क्राइम केस की तरह लोगों के सवाल लंबे समय तक चर्चा में रहे, और शायद यही अतीक अहमद की कहानी का सबसे बड़ा सबक है। अपराध कितना भी पुराना क्यों ना हो, सत्ता कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन अंत में कानून और न्याय की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। अतीक अहमद का जीवन अपराध, राजनीति, सत्ता और विवादों से घिरा रहा, और उसकी मौत इन सभी सवालों को एक आखिरी बेहद असाधारण अध्याय दी गई। एक ऐसा अध्याय जिसे पूरा देश कैमरों के सामने देख रहा था। अगर आपको ऐसे ही रियल क्राइम स्टोरीज पसंद है, जहां सिर्फ सनसनी नहीं बल्कि पूरी टाइमलाइन, जांच और फैक्ट्स को समझने की कोशिश की जाती है, तो क्राइम कांड 24 को सब्सक्राइब करें। क्राइम कांड 24 पर